नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि जिन लोगों ने मल्टीपल एप्लीकेशन के माध्यम से लोन ले रखा है और उन लोगों के पास में EMI जमा कराने के लिए बिल्कुल भी पैसा नहीं है। फ्रेंड्स, 10 लाख रुपए तक के मल्टीपल लोन्स अगर आप लोगों के ऊपर हो रखे हैं और आप लोग उस चीज़ से बिल्कुल सावधानी के साथ में, बिना किसी झंझट के, बिना किसी रिकवरी एजेंट की प्रॉब्लम के, बिना किसी कॉल्स के आप उन चीज़ों से बाहर निकलना चाहते हो, तो उसी के लिए फ्रेंड्स मैंने आज ये वीडियो बनाई है। देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि अगर आप किसी भी लोन एप्लीकेशन के माध्यम से अगर लोन लेते हो, वो चाहे एप्लीकेशन हो या चाहे बैंक हो या क्रेडिट कार्ड हो, किसी के माध्यम से भी अगर आपने पर्सनल लोन ले रखा है और अगर आप लोग उसका EMI समय पे जमा नहीं कराते हो, तो ऐसी स्थिति में आपके पास में इतने सारे कॉल्स पे कॉल्स आते हैं कि आप जो है अपना कोई भी कार्य ठीक से कर नहीं पाते हो, ना ही किसी कार्य में ध्यान लगा पाते हो। क्योंकि जब भी कोई काम करने लगते हो उसी समय इन लोन रिकवरी वालों के कॉल्स आ जाते हैं, या फिर रिकवरी एजेंट का घर आने का डर जो है आपके दिमाग में हमेशा बना रहता है कि रिकवरी एजेंट कब घर आएगा, कब क्या होगा, या किसी को बताएगा कि नहीं बताएगा, किस प्रकार से बात करेगा, मैं घर पे नहीं रहता बाहर रहता हूँ तो घर पे किस प्रकार से डिस्टर्ब करेगा। इन सब चीज़ों की टेंशन लेके आप हमेशा चिंतित रहते हो। इस वजह से आप लोग जो है अपने काम पर भी ध्यान नहीं दे पाते। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अगर आपने 10 लाख रुपए तक का मल्टीपल लोन ले रखा है और रिकवरी एजेंट, कॉल्स, इन सब चीज़ों से अगर आप बचना चाहते हो तो किस प्रकार से आप बच सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को करते हैं स्टार्ट। मान लीजिए फ्रेंड्स, आपने किसी एप्लीकेशन के माध्यम से, किसी एक नहीं बल्कि कई सारे एप्लीकेशन के माध्यम से, आपने मल्टीपल लोन एप्लीकेशन के माध्यम से कई सारे एप्लीकेशन से लोन ले लिया। अब यहाँ पे मान लीजिए कि आपने किसी एक एप्लीकेशन से लोन लिया होता तो आपको कम से कम ये पता रहता है कि इस एप्लीकेशन का लोन लिया है और इस रिकवरी एजेंट का कॉल आने वाला है। लेकिन अगर इसके विपरीत आपने कई सारे मल्टीपल एप्लीकेशन से लोन ले रखा है तो आपको ये भी नहीं पता कि कौन से रिकवरी एजेंट का कॉल्स आ रहा है, कौन सा रिकवरी एजेंट घर आ सकता है, कौन सा नहीं आ सकता है। क्योंकि मल्टीपल लोन एप्लीकेशन होने की वजह से आपके पास में कॉल्स भी मल्टीपल हो जाती हैं और इसी वजह से फ्रेंड्स आप लोगों को जो है अपने मोबाइल को स्विच ऑफ करना पड़ता है या फिर प्ले स्टोर में जाके ट्रूकॉलर डाउनलोड करके स्पैम कॉल जो है उनको ब्लॉक करना पड़ता है। लेकिन ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है फ्रेंड्स कि स्पैम कॉल को आपने ब्लॉक कर दिया उसके बाद में कॉल्स नहीं आएंगी, क्योंकि स्पैम कॉल को ब्लॉक करने के बाद में भी कुछ कॉल्स ऐसी होती हैं जो आपके पास में आती हैं और मजबूरन आपको कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कर देती हैं। दूसरा सबसे बड़ा डर ये रहता है फ्रेंड्स कि पहले क्या होता था फ्रेंड्स कि आप जिस भी लोन एप्लीकेशन के माध्यम से अगर लोन लेते थे तो आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट का एक्सेस भी वो लोग साथ में ही ले लेते थे। तो कॉन्टैक्ट लिस्ट उनके पास में होने से आप लोगों के दिमाग में हमेशा ये भी डर बना रहता है कि कब किस नंबर पे वो कॉल कर दें। आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में जो जितने भी नंबर सेव हैं उसमें से उठा के अगर किसी एक नंबर पर पे कॉल कर दिया तो जो आप चाहते नहीं वही काम हो जाए, उस चीज़ का आप लोगों को हमेशा डर बना रहता है। नंबर 3 पे आप लोगों को सबसे बड़ा डर रहता है फ्रेंड्स कि अगर रिकवरी एजेंट घर पे आ गया तो क्या होगा। तो इन सारी सिचुएशन से आप किस प्रकार से बाहर निकल सकते हो अगर आपने मल्टीपल लोन्स ले रखा है, तो उसी के बारे में आज मैं इस वीडियो में डिटेल से बात करने वाला हूँ। अब यहाँ पे फ्रेंड्स इस वीडियो में मैं आप लोगों के पास में 2 तरीके की बात करूँगा। अगर आप उन दोनों तरीकों में से कोई एक तरीका इस्तेमाल करते हैं तो आप इजीली इससे बाहर निकल सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप कितना पैसा अर्निंग करते हो, आप जॉब कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, आपके पास में अर्निंग है या नहीं है। अगर आप लोगों के पास में अर्निंग है पर मंथ की, अगर आप लोगों के पास में अर्निंग है तो ये काम थोड़ा सा आपके लिए आसान हो जाता है। अगर आप लोगों के पास में अर्निंग नहीं है, बिल्कुल भी अर्निंग नहीं है, बिल्कुल भी आप लोगों के पास एक भी पैसा नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में आप लोगों को क्या करना चाहिए, इन दोनों ही तरीकों के बारे में मैं आप लोगों को इस वीडियो में डिटेल से बताऊंगा। तो यहाँ पे तरीका नंबर 1 की बात कर लेते हैं। मान लीजिए कि फ्रेंड्स आप कोई जॉब कर रहे हैं और एक ठीक ठाक सैलरी आपकी आ रही है, लेकिन आपकी EMI जो है आपकी सैलरी से ज़्यादा हो रही है मल्टीपल लोन लेने की वजह से। तो ऐसी स्थिति में आप उससे कैसे बाहर निकल सकते हैं, इसके लिए आप एक तरीका आजमा सकते हैं। अगर आप लोग चाहते हो कि आपको किसी प्रकार का कोई हरासमेंट नहीं चाहिए और आप चाहते हो कि मैं इनके लोन का पैसा भी चुकाना चाहता हूँ, लेकिन इस बीच में मुझे कोई भी किसी भी प्रकार का रिकवरी एजेंट का हरासमेंट नहीं चाहिए, इसके लिए फ्रेंड्स सबसे पहले आप लोगों को एक काम करना पड़ेगा कि इन सारे मल्टीपल लोन्स को एक में कन्वर्ट करना होगा। उसके लिए फ्रेंड्स आप लोगों को बैंक में जाना पड़ेगा और अपनी सैलरी स्लिप के माध्यम से या अपनी सैलरी के अकॉर्डिंग आप लोगों को लोन लेना पड़ेगा। 8 से 10 लाख रुपए का, अगर आपकी 25-30 हज़ार रुपए अगर सैलरी है तो आप लोगों को 8 से 10 लाख रुपए तक का बैंक से इजीली लोन मिल जाता है। तो आप लोग 8 से 10 लाख रुपए का एक ही बैंक से लोन लेके और सारे जितने भी मल्टीपल लोन एप्लीकेशन है उन सबको आप क्लियर कट कर सकते हो। मतलब सारे के सारे
सारे जितने भी छोटे मोटे लोन एप्लीकेशन है उनको सबको फेड करके क्लियर कर सकते हो। इससे क्या होगा फ्रेंड्स, आप लोगों के पास में सिर्फ एक बैंक का लोन बचेगा, उसकी ईएमआई आप अपने अकॉर्डिंग 5 साल, 10 साल, 15 साल तक की आप ईएमआई करवा सकते हो, जिससे कि बहुत ही कम अमाउंट की ईएमआई आप लोगों को पे करनी पड़ेगी। क्योंकि फ्रेंड्स लॉन्ग टर्म ईएमआई करवाने से आपकी सैलरी का ज़्यादातर हिस्सा बच जाता है, जिससे आप अपने घर की ज़रूरतें एवं सेविंग भी कर सकते हो और इस प्रकार के ट्रैप से बाहर निकलने में इससे आप लोगों को बहुत मदद मिल सकती है। लेकिन इसमें फ्रेंड्स शर्त यही है कि आप जब भी ईएमआई पेंडिंग करें या आपका जब भी ईएमआई आपको लग रहा है कि आपका ड्यू होने वाला है, उससे पहले ही आपको बैंक में जाके लोन लेना पड़ेगा, क्योंकि सिविल स्कोर खराब होने के बाद में आपको बैंक से भी लोन नहीं मिलेगा। तो इस काम के लिए आपके पास में एक अच्छा सिविल स्कोर होना बहुत ज़रूरी है। तो जब भी अगर आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि मेरी ईएमआई ड्यू होने वाली है या मैं इस प्रॉब्लम में फंसने वाला हूं, और अगर आप जॉब करते हो तो आप बैंक में जाके पर्सनल लोन ले सकते हो। इसलिए फ्रेंड्स जब भी आपको ऐसा लगे कि मेरी ईएमआई डिफ़ॉल्ट होने वाली है और इसका मैं किसी भी प्रकार से पेमेंट नहीं कर पाऊंगा, तो उससे पहले ही आपको बैंक में जाके अपने सैलरी बेस पे लॉन्ग टर्म के लिए 15 साल तक के लिए जितना आप अफोर्ड कर सको उस टाइप की लॉन्ग टर्म की ईएमआई आप बनवा के एक अच्छा खासा लोन लेके जितने भी आपके एनबीएफसी से रजिस्टर्ड मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से लोन ले रखे हैं उनको सारे को क्लियर करके और एक लोन में कन्वर्ट कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स दूसरे तरीके की कि जिन लोगों के पास में 8 से 10 लाख रुपए तक का मल्टीपल लोन है और इस प्रकार के डेबिट ट्रैप में फंस चुके हैं और उनके पास में ईएमआई जमा कराने के लिए कोई विकल्प नहीं है, किसी भी प्रकार का सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, किसी भी प्रकार का जॉब नहीं है और एक भी पैसा ईएमआई का जमा कराने में सक्षम नहीं है, तो ऐसे लोग इस चीज़ से कैसे बाहर निकल सकते हैं, अब बात कर लेते हैं उसी तरीके के बारे में। तो उन बंदों की फ्रेंड्स सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स ये होती है कि कॉन्टैक्ट लिस्ट पे कॉल, रिकवरी एजेंट के घर आने का डर, और तीसरा होता है कि अगर मेरा ईसीएस एक्टिव है तो केस होने का डर। ये तीनों चीज़ें उनकी सबसे मेन प्रॉब्लम्स होती हैं। उनमें से मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे, किस प्रकार से और किस हद तक आप उसे हैंडल कर सकते हो। यहाँ पे और ज़्यादा डिटेल से बताने से पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कई सारे जो इस प्रकार के ट्रैप में फंसे हुए हैं उनको काफ़ी सारे ऐड दिखते हैं, जैसे कि फ्रेड टाइप के कुछ एप्लीकेशन आप लोगों को ऐड के रूप में दिखते होंगे कि अगर कोई डेबिट ट्रैप में फंसा हुआ है तो आप हमसे संपर्क कीजिए, हम आप लोगों का जितना भी पैसा है वो अमाउंट है वो हम भर देंगे। तो ऐसे लोगों के चक्कर में बिल्कुल ना फंसें। वो लोग आपसे रजिस्ट्रेशन फीस के नाम से पैसा भी ले लेंगे और आप लोगों को इस प्रकार के डेबिट ट्रैप से निकलवाने में किसी प्रकार की कोई ज़्यादा खास मदद नहीं मिल पाएगी आप लोगों को, बल्कि और ज़्यादा उन लोगों के मंथली आप सब्सक्रिप्शन या जो उनका रजिस्ट्रेशन फीस है वो आप लोगों को देना पड़ेगा और वहाँ से कोई कुछ खास हेल्प वहाँ से मिलने वाली नहीं है। क्योंकि फ्रेंड्स आप ऑलरेडी डेबिट ट्रैप में फंसे हुए हो और इस प्रकार से और ज़्यादा पैसा खर्च करके और ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश करने से बचें। अब रही बात फ्रेंड्स की जिन लोगों के पास में पैसा नहीं है, बिल्कुल भी पैसा नहीं है पेड करने के लिए, तो वो लोग इस चीज़ से कैसे बाहर निकलें। तो देखिए भैया, आपके पास में कॉल्स आता है, कॉल्स को तो कोई भी हैंडल कर लेता है। हर कोई बोलता है कि मेरे पास में सर मुझे कॉल्स आए उसका टेंशन नहीं है, मुझे डर इस बात का है कि मेरे कॉन्टैक्ट लिस्ट पे कॉल ना जाए और रिकवरी एजेंट घर ना आए। इस चीज़ से कैसे बचा जाए। तो फ्रेंड्स कॉन्टैक्ट लिस्ट पे जो पहले होता था उस टाइप की हरकतें आजकल नहीं होती हैं, क्योंकि पहले जो है बहुत सारे एप्लीकेशन इस प्रकार की हरकत करके वसूली करते थे, लेकिन आरबीआई की सख्त गाइडलाइन के कारण अब शायद ही कुछ ऐसे एप्लीकेशन बचे हैं जो इस प्रकार की हरकत करते हैं। बाकी ज़्यादातर एप्लीकेशन होते हैं वो कॉन्टैक्ट लिस्ट पे कॉल नहीं करते हैं और ना ही इस प्रकार की हरकत करते हैं। नंबर 3 पे रहा आपके पास में रिकवरी एजेंट। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने मल्टीपल लोन एप्लीकेशन से लोन ले रखा है तो ज़रूरी नहीं है कि रिकवरी एजेंट आपके घर पे नहीं आएगा। हो सकता है फ्रेंड्स उनमें से कोई एक एप्लीकेशन का अगर रिकवरी एजेंट भी घर आ जाता है तो आप लोगों को अचानक से प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो इस चीज़ के बारे में फ्रेंड्स आप अपनी फैमिली के साथ में शेयर करें और उन्हें साथ ही ये प्लान भी बताएं कि मुझे इस चीज़ से कैसे बाहर निकलना है, क्योंकि आपकी प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ आप समझ सकते हैं, आप ही को कन्विंस करना पड़ेगा। और अगर आप लोग अच्छी तरीके से कन्विंस कर लेते हैं तो आप लोग इस चीज़ से बहुत आसानी से बिल्कुल सेफली निकल सकते हैं। अब यहाँ पे फ्रेंड्स कुछ लोगों को ये भी टेंशन रहती है कि सर रिकवरी एजेंट हर दूसरे दिन आ जाता है, घर पे 2-2 घंटे तक बैठा रहता है और बदतमीजी करता है, मिसबिहेव करता है। तो फ्रेंड्स ये पहले ऐसा होता था, आजकल ऐसा नहीं होता है कि कोई भी रिकवरी एजेंट आए और घर पे बदतमीजी करे या मिसबिहेव करे। इस प्रकार की फ्रेंड्स आजकल नहीं करते हैं, क्योंकि मोबाइल ही मीडिया है। अगर कोई भी रिकवरी एजेंट इस प्रकार की हरकत करता है तो आप लोगों को उसका वीडियो बनाना है। अगर कोई रिकवरी एजेंट फ्रेंड्स इस प्रकार की इस टाइप की हरकत कर रहा है तो पहले क्या होता था फ्रेंड्स कि जब भी हम पुलिस में कंप्लेन देने के लिए जाते थे तो पुलिस हमारी कंप्लेन जल्दी से लेती नहीं थी। लेकिन आजकल सिस्टम बदल चुका है। जब से जो नए कानून बने हैं या कानूनों में संशोधन हुआ है उसके बाद से आप अपने नियरेस्ट थाने में ऑनलाइन अपने मोबाइल के माध्यम से कंप्लेन दे सकते हो। ऑनलाइन कंप्लेन करने
करने से पहले फ्रेंड्स मैं आप लोगों को कुछ डिटेल्स देता हूं जिनकी जानकारी आप लोगों के पास में होना अत्यधिक आवश्यक है। वो सारे प्रूफ्स जो हैं आपके पास में होना चाहिए। सबसे पहले बात कि आपको रिकवरी एजेंट का नाम पता होना चाहिए, रिकवरी एजेंसी कौन सी रिकवरी एजेंसी है, रिकवरी एजेंसी का नाम पता होना चाहिए। साथ ही साथ फ्रेंड्स आप लोगों के पास में कुछ ऐसा वीडियो या ऑडियो प्रूफ होना चाहिए कंप्लेन करने से पहले। अगर ये सब चीज़ें आपके पास में है तो ऑनलाइन मोबाइल के माध्यम से अपने नियरेस्ट थाने की वेबसाइट सर्च करें और वहाँ पे ऑनलाइन कंप्लेन कर सकते हैं। कंप्लेन करने के बाद में फ्रेंड्स आपकी जो रिकवरी एजेंसी है उसको इस बारे में बताया जाएगा, साथ ही साथ उस पर कार्रवाई भी की जाएगी, क्योंकि आरबीआई की सख्त गाइडलाइन है कि कोई भी रिकवरी एजेंट किसी के भी मान सम्मान को ठेस नहीं पहुंचा सकता। साथ ही साथ उसकी प्राइवेसी का भी उसको ध्यान रखना पड़ेगा। ये नहीं है फ्रेंड्स कि अगर कोई रिकवरी एजेंट घर पे आ रहा है तो उसकी निजता का भी उल्लंघन करें। यहाँ निजता से मतलब है फ्रेंड्स कि वो आपके अड़ोस पड़ोस में या आपके मान सम्मान को इस प्रकार से बता के ठेस नहीं पहुंचा सकता है। जब भी फ्रेंड्स अगर कोई रिकवरी एजेंट इस प्रकार की हरकत करता है या मिसबिहेव करता है तो आप लोगों को बिना उसको बताए उसका वीडियो रिकॉर्ड कर लेना है। अगर आप लोग उसको बताते हैं तो हो सकता है कि वो आप लोगों से उलझने की कोशिश करेगा, इसलिए आप लोगों को बिना उसको कुछ बताए ही उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग करके साथ ही साथ उसकी रिकवरी एजेंसी का नाम और उसका नाम आप लोगों को, ये सब जानकारी आप लोगों को जुटा लेनी चाहिए। साथ ही साथ फ्रेंड्स मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता दूं, जब से आपकी ईएमआई डिफ़ॉल्ट होती है और आपको लगता है कि आप किसी भी प्रकार से इसका पेमेंट नहीं कर पा रहे हो, तो मैं आप लोगों को एक चीज़ ज़रूरी जानकारी दे देता हूँ कि आप लोगों को सबसे पहले जॉब ढूंढना चाहिए, सोर्स ऑफ इनकम ढूंढना चाहिए कि मैं किस प्रकार से इनकम कर सकता हूँ। उसके रास्ते, उसके विकल्प तलाशने चाहिए। उसके बाद में आप लोगों को कम से कम सेटलमेंट तक के अमाउंट का तो आपको सेव करके रखना चाहिए, क्योंकि 3 से 4 मंथ या 5 मंथ के बाद में जैसे ही आपके पास में सेटलमेंट का अमाउंट जुड़ जाए तो उस समय में आप सेटलमेंट करके इन जितने भी लोन एप्लीकेशन हैं उनको एक एक करके आप सारों को क्लोज कर सकते हो और धीरे धीरे करके आप इस ट्रैप से जो है बाहर निकल सकते हो। यहाँ पे फ्रेंड्स आप लोगों के माइंड में और एक डर बना रहता है कि सर मेरा 10 लाख रुपए अमाउंट तक का लोन है, तो क्या ऐसी स्थिति में मुझ पर केस हो सकता है, ईसीएस बाउंस केस या चेक बाउंस केस? हाँ बिल्कुल हो सकता है, लेकिन उसकी प्रोसेस लंबी होती है। केस होने से पहले आपको कई बार आप लोगों को सेटलमेंट का मौका मिलता है कि आप लोग सेटलमेंट करके उस चीज़ से बाहर निकल सकते हो। जब आप लंबे समय तक आप लोगों की नीयत जो है अगर लोन चुकाने की नहीं है और कंपनी को ये लगता है कि ये वास्तविक में जानबूझकर लोन नहीं चुका रहा है, तो ऐसी स्थिति में केस होने का डर रहता है। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट्स करके बताएं। अगर आप लोगों को जानकारी चाहिए कि किस प्रकार का लीगल नोटिस है, आर्बिट्रेशन क्या होता है, या इसकी हियरिंग में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, लोक अदालत का नोटिस आया है वहाँ पे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, इस बारे में भी अगर आप लोगों को किसी प्रकार की कोई जानकारी चाहिए तो उसके लिए फ्रेंड्स मैंने कमेंट्स बॉक्स में फेसबुक पेज का लिंक यहाँ पे आप लोगों के लिए दे दिया गया है, पिन कर दिया गया है। उस पर आप क्लिक करके मेरे फेसबुक पेज को फॉलो करके मैसेंजर पर डायरेक्टली बात करके भी मेरे से पूछ सकते हो। अगर आप लोगों को कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है किसी लीगल नोटिस के बारे में, आर्बिट्रेशन के बारे में, या फिर अगर आप लोगों को किसी और प्रकार का कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे फेसबुक पेज को फॉलो करके मैसेंजर पर डायरेक्टली मुझसे बात भी कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।